अजय अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेतों में एक साथ काम करते थे। कुछ वक्त पहले ही अजय के अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ था। अजय अब इस दुनिया में तन्हा रह गया था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इस दुनिया में मेरा कुछ बचा ही नहीं। मैं महसूस कर सकता हूँ अजय, कितना अकेला हो गया हूँ मैं। घर संभालूं या खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा चूल्हा खराब हो गया था ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं भाईजान, अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे ठीक करवा पाऊँ। सोच रहा हूँ कि मैं एक चूल्हा बनवा लूँ अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस कुछ वक्त के लिए इस चूल्हे पर खाना बन जाए, फिर अपने लिए नया चूल्हा ले लूंगा। अजय चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश में कभी अपने हाथ जला लेता और कभी धुआं की वजह से खांसता रहता। अजय जला हुआ खाना खाते हुए लिखता है। एक रात अजय खेत से बहुत देरी से आता है और घर में कुछ भी खाना नहीं बना है। भूख से उसके शिकम से आवाजें आ रही थी। अजय रोते हुए अपनी अम्मी को याद करता है। अम्मी, अगर तुम होती तो यकीनन मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात को मैंने बेहद ही उम्दा खिचड़ी बनाई थी। काश थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना वजनदार क्यों है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी हुई थी। अजय हैरान हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है कि शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना दी होगी। अजय खिचड़ी नौश फरमाता है और खेत पर भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बड़ा लजीज खाना लेकर आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और तरकारी बनाता है और तरकारी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। अजय खाना नौश फरमाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई तरकारी से लबालब भरी होती है। आज तो मैंने इतनी तरकारी बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल गोश्त बनाता है और बची हुई दाल गोश्त गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में खाना तकसीम कर रहे हो? कल तक तो तुम्हारे पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे साथ। देखो, ये मेरा करामाती चूल्हा है। इसे जब भी मैं खाना बनाऊंगा, इसमें खाना खत्म ही नहीं होता है। जब चूल्हे से डेक उतार दोगे तभी जाकर खत्म होता है खाना। ये तो बहुत उम्दा बात है, पर तुम गांव वालों को मुफ्त में खाना क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी उम्दा कीमत मिल सकती है, माला माल हो जाओगे तुम। नहीं दोस्त, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने बहुत खराब हालत में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम अहमक हो गए हो जनाब। मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बगैर अच्छी आमदनी होते देख जय लालची हो गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये गौर किया है कि जब हम एक चूल्हे से इतनी आमदनी कमा सकते हैं तो दो चूल्हे से हम कितनी आमदनी कमा सकते हैं? पर यार, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना कर देखो, क्या मालूम तुम्हारा जादू फिर से काबिज हो जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे में आग भड़कती है वो चूल्हा फट जाता है। लाहौल विला, ये तुमने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया तुमने चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया था जैसे मैंने पहला वाला चूल्हा बनाया था। कल फिर से कोशिश करना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और अफसोस कि वो भी फट गया। जय आग बबूला हो गया और वो अजय पर चिल्लाने लगा। एक चूल्हा भी तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो हमारे पास पहले से है ना।
ज्यादा आमदनी के चक्कर में हनीस हो गए हो तुम। हनीस तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसीलिए तुम गलत चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। वो ना तो हनीस था और ना ही वो अपनी आमदनी को जय से छुपाना चाहता था। उसके जहन में आया कि फिर से एक चूल्हा बनाया जाए, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो वो पहले वाला चूल्हा जय को देकर खुद खेती करने चला जाएगा। अजय ने ठीक पहले चूल्हे के मानिंद दूसरा चूल्हा बनाया और उसे होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे ख्वाबों में पानी फेर देगा। इसके भरोसे में अगर मैं रहा तो कभी उम्दा आमदनी नहीं कर पाऊंगा। जय ने देखा होटल के बावर्ची खाने में एक चूल्हा रखा हुआ था। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चल दिया। दूसरी सुबह, अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा, उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर गायब हो गया है। क्या? उसका पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर शहर की तरफ गुजरते हुए देखा गया, आवाम ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की तकदीर पर हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस मजलूम को लगा होगा कि जादुई चूल्हा चुराकर शहर में बहुत सारी दौलत कमा लेगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल अपने साथ घर ले गया था। उसे देखकर हूबहू चूल्हा बनाने के लिए वो मजलूम तो जदीद चूल्हा लेकर चला गया। खुदा जाने उसमें कोई जादुई होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक आलीशान दुकान खोलता है, बड़े बड़े इश्तिहार लगाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे भरोसे के साथ तरकारी बनाने के लिए चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाता है। पहले के तमाम चूल्हे के मानंद ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी तकदीर को देखकर सर पटककर रोने लगता है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और आप पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, शहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया,
आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है? ये अफसाना अच्छे गांव का है, जहां अमृत अपनी बीवी गंगा
और वालिदैन के साथ रहता है। अमृत झगड़ालू फितरत का है, लेकिन गंगा हमेशा शांत रहती है। अमृत को गंगा का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। आज भी गंगा ने नाश्ते में बड़े चाव से आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन अमृत को उनमें कोई भी जायका नहीं मिलता। गंगा, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? अब इनमें कोई जायका ही नहीं रहा। क्या हुआ अमृत? तुम्हारे इन आलू के पराठों से तो कल की सादी रोटी बेहतर थी। बहू, तुमसे एक काम भी कायदे से नहीं होता। अरे इसमें गंगा का क्या कसूर है? अमृत, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मुझे तो पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बराए मेहरबानी आप खाकर तो देखिए। इन पराठों से बेहतर मुझे जहर लाकर दे दो। अमृत गुस्से से पराठा फेंकता है। गंगा अमृत के इस बर्ताव से दुखी होती है। उसकी आंखें भर आती है। वो आंसू उस पराठे पर गिरते हैं। गंगा वो पराठा उठाकर चूमती है। अमृत का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो गंगा को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। व्यास जी बहू का साथ देते हैं और वो भी घर से निकल जाते हैं। गंगा अपने ससुराल का झगड़ा लेकर मायके नहीं गई। दोनों घर से बाहर सड़क पर हैं। गंगा घर से निकलते समय जिस पराठे को अमृत ने फेंक दिया था उसे अपने हाथ में लेकर आई। व्यास जी अपनी बहू को खुद मुतखतार बनने का मशवरा देते हैं। अब्बा जान, आप क्या कहना चाहते हैं? बहू, जिस पराठे की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है, उसी पराठे से तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। आप होटल या ढाबा खोलने की बात कर रहे हैं? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। फिक्र मत करो, मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा। फिर भी मेरा ढाबा चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तभी गंगा के हाथ में जो पराठा है उससे आवाज आती है। गंगा और व्यास जी हैरानी से देखते हैं। गंगा, तुम्हारे ढाबे को चलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे हाथ का पराठा बोल रहा हूँ। तुम्हारे शौहर ने जब मुझे खाने से इनकार करके जमीन पर फेंक दिया और तुम्हारी आंख से आंसू पराठे पर गिरे तो मुझ में जादुई ताकत आ गई। अब मैं जादुई पराठा बन गया हूँ। तुम मुझे हमेशा अपने पास रखो। मेरे जादू से तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पराठे की बात सुनकर गंगा और व्यास जी अपनी पहचान बदलकर सड़क किनारे एक ढाबा खोलते हैं। ढाबे का नाम गंगा के पराठे रखते हैं। पहले रोज से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गंगा उस जादुई पराठे को हमेशा अपने पास रखती है। गंगा का ढाबा कुछ ही रोज में कस्बे की पहचान बन जाता है। गंगा और व्यास जी ने अभी तक अपनी शिनाख्त छुपाए रखी है। अमृत की अम्मा उस ढाबे के खाने की बहुत तारीफ करती है। बेटा, गंगा के ढाबे ने तो धूम मचा रखी है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। अम्मा, एक ये गंगा का ढाबा है और एक आपकी बहू गंगा, जिसके हाथ में कोई जायका ही नहीं था। हाँ बेटा, चलो किसी रोज हम भी इस ढाबे का खाना खाकर आते हैं। ठीक है अम्मा, अगले इतवार को चलते हैं। अमृत बेटा, बहू की कोई खबर मिली? नहीं अम्मा, वो अपने मायके में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही इल्म है। तुम्हारे अब्बू जान और बहू न जाने कहाँ धक्के खा रहे होंगे। गंगा का ढाबा अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है। व्यास जी रेस्टोरेंट की गद्दी पर बैठते हैं और गंगा बावर्ची खाना संभालती है। एक रोज ग्राहकों की भीड़ में अमृत और उसकी अम्मा भी खाना खाने आते हैं। व्यास जी और गंगा उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन अमृत दोनों को नहीं पहचान पाता क्योंकि दोनों अपनी पहचान बदलकर अलग होलिया में हैं। अमृत और उसकी अम्मा खाने का ऑर्डर करते हैं। वेटर खाना सर्व करता है। व्यास जी और गंगा बावर्ची खाने में गुफ्तगू करते हैं। अब्बू जान, आपने देखा अम्मी जान खाना खाने आई हैं। साथ में अमृत भी आया है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? जब तक उनकी आंख पर बंधी गुरूर की पट्टी नहीं खुलेगी, वो हमें नहीं पहचानेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। अमृत खाना खाकर बिल मांगता है। गंगा आकर पूछती है, जनाब आपको खाना कैसा लगा? बहुत लजीज। काश ऐसा खाना मुझे रोज खाने को मिलता। आप यहाँ रोज खाना खाने आ सकते हैं। रोज तो नहीं, आगे से हर इतवार को जरूर आऊंगा। अम्मी जान, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आया? ऐसा लजीज खाना मेरी बहू भी बनाती तो कितना अच्छा होता। तभी व्यास जी बिल लेकर अमृत के पास आते हैं। अमृत अपना पर्स निकालता है और चौंक जाता है। ओह माय गॉड, मेरा बटुआ और मोबाइल शायद चोरी हो गया। क्या बटुआ चोरी हो गया है? हाँ माँ, मुझे इल्म ही नहीं हुआ।
अब क्या होगा? कुछ नहीं, आपको खाने का बिल देना होगा। हमारे रेस्तरां में ऐसे वाकये रोज होते हैं। लोगों को पेट भर खाने के बाद ही इल्म होता है कि उनका बटुआ चोरी हो गया है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? माफ कीजिए, आप खाने की अदायगी कीजिए, नहीं तो क्या, आपको इस रेस्तरां में काम करके बिल की अदायगी करनी होगी। आप हमसे क्या काम करवाएंगे? फिलहाल तो बर्तन साफ करने का काम है। अमृत व्यास जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और खाने के बिल के बदले अमृत और उसकी माँ को बर्तन साफ करना पड़ता है। दिन भर दोनों बर्तन साफ करके शाम को रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं तो गंगा और व्यास जी को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। गंगा और व्यास जी अपने असली हुलिये में हैं। गंगा, तुम यहाँ? अमृत, तुम्हारे अब्बू जान भी यहाँ हैं। आप दोनों भी यहाँ खाना खाने आए हैं? हम यहाँ खाना खाने नहीं, खाना खिलाने आए हैं। तुमने रेस्तरां के नाम पर गौर नहीं फरमाया। गंगा रेस्तरां। ये मेरी बहू गंगा का रेस्तरां है। क्या? गंगा का रेस्तरां? बहू अगर होटल में खाना बनाए तो मजेदार लगता है और घर में वही खाना बेमजा हो जाता है। हाँ अम्मी जान, मुझे खाना बनाना आता है, शायद आप लोगों को खाना नहीं आता। बस करो बहू, और कितना जलील करोगी। हाँ गंगा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। बहू, अब अपने घर चलो। अमृत और माँ जी का पछतावा देखकर गंगा दोनों को माफ कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। पराठे का करिश्मा गंगा की किस्मत बदलकर उसकी जिंदगी खुशहाल बना देता है। अब तो उठ जा महारानी, कब तक सोती रहेगी? जब तक इसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ही तो सोएगी। ये लो रेखा, तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आपने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। रात को मेरा इंतजार करते करते बेचारी सो गई थी और इसने मुझसे चॉकलेट मंगाई थी, तो इसको चॉकलेट देना बनता है ना। ये और इसकी चॉकलेट कभी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी की उम्र हो गई है और इसका चॉकलेट और टॉफियाँ खाना छूटता ही नहीं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, चॉकलेट खाने दो ना। अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? चॉकलेट के पीछे अम्मी आप सुबह सुबह शुरू हो गई हैं। आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है और सारी चीजों में चॉकलेट ही अच्छी लगती है मुझे। जल्दी से उठ के नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? चॉकलेट। सीमा रेखा को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेखा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कैसे अब्बू हैं आप? लड़की की शादी की उम्र हो गई है और आप चैन से नाश्ता कर रहे हैं। इसके लिए लड़का देखिए। तुम तो मुझे बेकारी समझती हो। मैंने एक अच्छा रिश्ता अपनी बिटिया के लिए देखा है। वो शाम को ही रेखा को देखने आने वाले हैं। आप मुझे अब बता रहे हैं कितनी सारी तैयारियां करनी है? भाई देखने ही तो आ रहे हैं, शादी थोड़ी ना है जिसका इंतजाम करना है। अरे आप क्या जाने कि लड़के जब देखने आते हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी बेवकूफी की वजह से कहीं रिश्ता टूट ना जाए। ठीक है, अब तुम ही संभालो। शाम को लड़के वाले आएंगे, उनकी कैसे खुशामद करनी है ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अपने आप संभालो। सीमा शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को राधा अपने बेटे पवन के साथ रेखा को देखने आती है और देखते ही उसे पसंद कर लेती है। कुछ वक्त बाद रेखा और पवन की शादी हो जाती है। पहली रात को पवन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। इस प्यारी सी दुल्हन के लिए ये चॉकलेट। हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है। शुक्रिया, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। वैसे मेरे पर्स में भी बहुत सारी चॉकलेट रखी है, खाएंगे क्या? पवन उसकी बचकानी हरकत देखकर हंसने लगता है। इसी तरह से रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। क्या हुआ बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख नहीं है। राधा बहुत कम खाना खाती थी क्योंकि उसे चॉकलेट खाना बेहद पसंद था, इसलिए वो सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहती थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। एक बार जब राधा की सहेली रेखा को देखने के लिए आती है तो रेखा मुंह में चॉकलेट दबाकर चुपचाप खड़ी रहती है। राधा, तुम्हारी बहू तो बेहद संस्कारी है, घूंघट में है बेचारी। क्या हुआ रेखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और घूंघट में क्यों खड़ी हो?
रेखा के मुंह में चॉकलेट होने की वजह से वो कोई जवाब ही नहीं दे पाती और इससे राधा को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो रेखा के पास आकर गुस्से में उसका घूंघट उठाती है। उसके मुंह में चॉकलेट होती है। ये देखकर राधा और उसकी सहेली हंसने लगती है। मैं तो बेवजह ही तुम पर गुस्सा हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें चॉकलेट खाना बेहद पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट ले आती। तुम्हें इस तरह छुप छुपा कर चॉकलेट नहीं खाना पड़ता। सच राधा, तुम्हारी बहू तो अभी तक बच्ची है। भला इस उम्र में कोई चॉकलेट खाता है क्या? अच्छा ही है कि बचपना है, बड़े होकर क्या करना है? पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े होने के लिए। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है। खेलने दो। बिल्कुल सही कहा। बड़े होने पर तो टेंशन ही टेंशन होती है। रुको रेखा, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। मुँह दिखाई में तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा तोहफा होगा मेरे लिए। शुक्रिया आंटी। अभी तक सबने इतने भारी भारी साड़ियाँ, गहने और न जाने क्या क्या दिया है मुझे। एक आप ही ऐसी हैं जो मुझे मेरे पसंद की चीजें दे रही हैं। रेखा अब छुप छुप कर चॉकलेट न खाकर खुलेआम खाया करती थी और उसे पराठे बनाने का भी बेहद शौक था। वो तरह तरह के पराठे बनाया करती थी। अब तो अपना बचपना छोड़ दे रेखा, तेरी शादी हो गई है। अब तो तेरे ये चॉकलेट और टॉफी के दिन गए। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अम्मी, जिम्मेदारियों का इन चॉकलेट से क्या लेना देना? राधा रेखा को बेहद समझाती है पर उसकी ये आदत नहीं छूटती, पर थोड़ी कम जरूर हो गई थी। एक दिन पवन उदास सोफे पर बैठा था। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान होकर क्यों बैठा हुआ है? ऑफिस में कोई दिक्कत हो गई है क्या? अम्मी, टेंशन की बात तो है। ऑफिस में छटनी होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना कर्ज लिया हुआ है। अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अम्मी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे घर का खर्चा चलाऊं? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरकीब जरूर मिल जाएगी। अब मैं परेशान ना हो तो क्या हूँ, क्योंकि किसी और कंपनी में तो कोई वैकेंसी नहीं है और जो काम मुझे आता है वो कहीं और है ही नहीं और मिल भी नहीं सकता जल्दी से। राधा और रेखा इस बात को सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अम्मी जान, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो भला तुम क्या कर लोगी? माँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है? आप जाकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन के बार बार कहने पर राधा दवाई लेकर आराम करने चली जाती है। आप कुछ काम करना नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं पराठे बेहद अच्छे बनाती हूँ। क्यों ना मैं पराठे बनाकर आपको दूँ और आप अपने ऑफिस में ही डब्बा पैक करके लोगों को खाना पहुँचा सके। इससे आप उस ऑफिस से भी जुड़े रहेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो तुम डब्बा पैकिंग का काम करो, मैं डिलीवरी का काम करूँगा। मैंने इनको तो बोल दिया, पर पराठे बनाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं है, सिर्फ आटे के सिवा। क्यों ना मेरे पास जो चॉकलेट्स रखी है मैं उन्हीं के पराठे बना दूं? अरे रेखा, ये क्या, तुम चॉकलेट का पराठा बना रही हो? अगर किसी को चॉकलेट का पराठा पसंद नहीं आया तो? ये कुछ अलग ही तरह का पराठा है। एक बार आप डिलीवर करके तो देखिए, क्या पता सबको पसंद आ जाए। रेखा जब चॉकलेट का पराठा बनाना शुरू कर देती है, वो देखती है कि उस एक चॉकलेट के पराठे से बेहद सारे पराठे बनते चले जाते हैं। अरे, ये तो जादुई पराठा निकला। मेरे पास तो एक ही पराठे का सामान था, ये तो बेहद सारे पराठे बनते चले गए। रेखा अब उन पराठों को डिलीवर कर देती है, जो सबको बेहद पसंद आते हैं। एक बार पवन की तबीयत खराब होने की वजह से रेखा उन पराठों की डिलीवरी करने के लिए खुद ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अचानक से बेहद तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग ऑफिस में फंस गए हैं। न जाने ये बेमौसम की बरसात क्यों होने लगी है। यहाँ तो सभी के सभी फंस गए हैं। अब सबको अपने घर जाने में बहुत तकलीफ होगी, ना जाने कैसे पहुँच पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इन सबको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यहाँ से तो हम निकल नहीं पा रहे, तुम भला हमें कैसे निकालोगी? फालतू की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रेखा के एक इशारे पर
वो चॉकलेट जादुई पराठा एक बड़े से छत के रूप में बदल जाता है और सभी स्टाफ मेंबर उसके नीचे आ जाते हैं और वह सभी को उनके घर महफूजियत से पहुंचा देता है।